बिहार बोर्ड में तो पॉइंट से मतलब नहीं होता है, कितना पेज आप लिख रहे हैं, कितना पेज आप उसमें नोट डाउन किए, उससे मार्क्स आता है। तो आई होप ये टॉपिक आप लोग को क्लियर है। चलिए, हम लोग पढ़ रहे थे सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना रिक्रूटमेंट करने का दो मेजर सोर्स होता है, ठीक। रिक्रूटमेंट हम लोग पढ़े थे, रिक्रूटमेंट क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में अंतर था, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। रिक्रूटमेंट जो होता है उसमें हम सेलेक्ट नहीं करते हैं लोगों को, उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो भी जॉब्स पोजीशन वैकेंट है उसके लिए मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, ठीक है। कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का हम उनको हम प्रेरित करें कि आप मेरा फॉर्म, मेरे ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म आप फिलअप करो, ठीक है। तो ये होता है बेसिकली हमारा रिक्रूटमेंट। तो जब हम अपने यहाँ पे स्टाफ्स को जब हम बाहर के किसी जगह प्लेस से लेकर आते हैं, चाहे वो तुम्हारा कॉलेज का कैंपस हो, चाहे तुम्हारा वो एडवर्टाइजमेंट हो, ऑनलाइन रिक्रूटमेंट हो, या कोई भी मीडियम, तो वो होता है एक्सटर्नल। और इंटरनल रिक्रूटमेंट होता है जब हम विद इन ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को बुला लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था इंटरनल रिक्रूटमेंट में दो मेजर सोर्स होता है। इसमें है कि हम ट्रांसफ़र कर दिए या हम प्रमोट कर दिए, ठीक है। इसका एक एग्जांपल था, जैसे कि अगर मान लो कि मुजफ्फरपुर कोई कंपनी है, उसका दिल्ली ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच में काफ़ी लोग उसमें एक्सपर्ट लोग आगे हुए, उसका कोई नया ब्रांच खुला बिहार में। अब बिहार में मुझे एकाएक इतना एक्सपर्ट टैलेंट, 5 साल का एक्सपीरियंस, 10 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, तो तुरंत तो पॉसिबल है नहीं वो मिल पाना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि दिल्ली वाले ब्रांच से ही कुछ लोगों को ट्रांसफ़र करके बुला लेते हैं बिहार वाले ब्रांच में। इससे क्या हुआ, हमारा ये बिहार का जो रिक्रूटमेंट था, जो भी एम्प्लॉय चाहिए था हमें मिल गया। फ़ायदा क्या हुआ कि मैं एक ऐसे आदमी को वहाँ भेजा जो मेरे यहाँ पे काफ़ी लंबे समय से, मुझे उस आदमी पे पूरा भरोसा है कि आदमी बहुत एक्सपर्ट आदमी है, ये अच्छे से काम को संभाल लेगा, इसको काम की पूरी समझ है, उसे कोई ट्रेनिंग नहीं देना है, उसे कोई काम सिखाने की आवश्यकता नहीं है, गलती होने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। तो ये वो ट्रांसफ़र। प्रमोशन में बताए थे, और देखो ट्रांसफ़र में आदमी का पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता है, कोई उसे नया पावर नहीं मिलता है, कोई उसे नई अथॉरिटी नहीं मिलती है, ठीक है। ये है ट्रांसफ़र। लेकिन जब हम प्रमोट करते हैं किसी को, प्रमोशन में क्या होता है कि एक पोजीशन, एक लोअर लेवल का एक 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 एम्प्लॉय जो अपने करेंट पोजीशन पे था, उसको एक हायर पोजीशन दे देना, उसको ज़्यादा पावर दे देना, ज़्यादा अथॉरिटी उसे दे देना, ये कहलाता है तुम्हारा क्या, प्रमोशन। तो प्रमोशन में हमें नए पावर्स मिल जाते हैं, हमारी अथॉरिटी बढ़ जाती है, हमारी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये है हमारा प्रमोशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, कि सोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट क्या क्या है, दोनों का डिफरेंस क्या है, दोनों के अपने फ़ायदे नुकसान भी हैं, ठीक है। जैसे इसमें ड्रॉबैक है क्या कि कोई नया जनरेशन, कोई नया लोग, नए यूथ के लोग अप्लाई नहीं करेंगे कंपनी में फॉर्म भरने के लिए, तो नए आइडियाज़ आने के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं, ठीक है। देयर विल बी लिमिटेड चॉइस। जब हम कॉलेज कैंपस के थ्रू रिक्रूटमेंट करवाते हैं तो हमारे पास 1 लाख फॉर्म, 50,000 फॉर्म्स, ऐसे काफ़ी ज़्यादा लोग, बच्चे फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो लेकिन आप विद इन ऑर्गेनाइजेशन में तो वही जो 100-50 लोग काम कर रहे होंगे, आपको उसी में से किसी एक आदमी को सेलेक्ट करना होगा। तो क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्कोप होता है अगर हम इस मेथड से लोगों को रिक्रूट करते हैं। एक मिनट रुकना प्लीज। लाइट नहीं आ रहा था। तो लिमिटेड चॉइस रहता है। और कोई मान लो कोई नया ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जैसे मान लो मैंने अपना नया कंपनी खोला, अब मैं कहाँ से, मेरे पास तो पहले से 10 साल से काम करने वाले लोग तो है नहीं, तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में तो मेरे पास इंटरनल रिक्रूटमेंट का कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि सारे मुझे क्या मिलेंगे, नए फ्रेशर्स मिलेंगे, नए नए लोग काम करने के लिए मिलेंगे। तो नए ऑर्गेनाइजेशन में तो ये काम टेक्निक तो बिल्कुल भी करेगा ही नहीं करेगा, ठीक है। और अगर कोई कंपनी मान लो एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट करे ही नहीं, साफ ही नहीं करे, वो इंटरनल रिक्रूटमेंट इंटायरली करे, ठीक है, तो बार बार क्या होगा, या तो ट्रांसफ़र होगा या प्रमोशन होगा। अगर मान लो किसी आदमी का बार बार ट्रांसफ़र हो रहा है तो इससे तो लोग बार बार होगा, यार स्टेबिलिटी तो है ही नहीं, एक जगह कहीं 2-3 साल से ज़्यादा रहने नहीं देता है। तो इससे क्या होता है कि एम्प्लॉइज़ की प्रोडक्टिविटी प्रभावित होती है, वो मेंटली इससे परेशान होता है ट्रांसफ़र पोस्टिंग से, ठीक है। तो ये उसके कुछ डिमेरिट्स हैं।
फ़ायदे क्या है इसके कि भाई सस्ता पड़ता है, खर्चा कम पड़ता है, मुझे एक्सपर्ट नॉलेज मिल जाता है, लोगों को काम करने की ज़रूरत, काम सिखाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें ट्रेनिंग देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनके बेनिफिट है, ठीक है। अब आ जाओ एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट क्या हो गया? तो जब हम किसी कैंडिडेट को अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से रिक्रूट करते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कहलाता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, ठीक है। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में क्या क्या आता है, क्या क्या इसमें आते हैं, जैसे कि हम एडवर्टाइजमेंट करके कर लें, हम कॉलेज कैंपस से लोगों को सेलेक्ट कर लें। हेलो, अरे क्लास नहीं ज्वाइन करना क्या? नहीं, क्लास स्टार्ट लेट हुआ, स्टार्ट हो गया, ज्वाइन करो जल्दी से। तो ये हमारा बेनिफिट होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट में। चलो इसको डिटेल में करते हैं। देखिए, when the candidates from outside the organization are invited to fill the vacant position, जब भी हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के बाहर से लोगों को रिक्रूट करते हैं, ठीक है, तो ये होता है एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट, इन अदर वर्ड्स, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन मीट्स इट्स मैन पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, देन इट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ठीक है। और बेसिकली कब यूज किया, ये इसके प्रेफर किया जाता है जब हमको एक काफ़ी लार्ज स्केल लोगों की आवश्यकता होती है, ठीक है, तब हम बेसिकली इसका यूज करते हैं, ठीक। तो इसका बेनिफिट क्या होता है? फ्रेश टैलेंट। अगर मान लो कि मैं बार बार अगर हम लोगों को रिक्रूट करते हैं एक्सटर्नल मेथड से, तो बार बार नए जनरेशन के लोग आ रहे हैं, उनके पास नए थॉट हैं, नए काम करने का नया मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं उनके पास, उनके पास पहले से ज़्यादा पुराने लोगों से ज़्यादा उनके पास एनर्जी होता है, सोचने की शक्ति होती है, वो ज़्यादा मतलब टिकाऊ होते हैं। मतलब लोग ओल्ड हो गए तो थोड़ा सा उनका इफ़िशियंसी घटनी शुरू हो जाती है। तो ये सब केस तो हमारे न्यू रिक्रूटमेंट में तो नहीं होता है। तो फ्रेश टैलेंट मिलता है, ठीक है। वो लोग नया नया मॉडर्न पढ़ाई पढ़ कर आएगा। जैसे बैंक पीओ, देखो पहले के टाइम पे जितने भी बैंक में लोग काम करते थे, उनको जब कंप्यूटर सिस्टम से जब सबको अपडेट किया गया, तो पुराने लोगों को बहुत दिक्कत हुआ। वहीं अगर जो जितने भी नए लोग जा रहे हैं, हम आप में से कोई लोग जा रहा है, तो उनको तो कोई लॉस तो नहीं होने वाला है ना, उनको तो सारी चीज़ें तो पहले से करने आती हैं। लेकिन वही यही चीज़ पुराने लोगों को काम करवाओ तो उन्हें दिक्कत होगा, ठीक है। दूसरा, वाइडर चॉइस। जब मेरे पास अगर एक्सटर्नल सोर्स पे जाऊँ, मान लो मैंने इंजीनियर की वैकेंसी निकाली, अब मान लो कि पूरे इंडिया भर से सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में से बच्चों ने मेरे लिए अप्लाई किया, तो मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लोगों की चॉइसेस मिलनी शुरू हो गई ना, ठीक है। तो ये वाइडर चॉइस होता है। हमको अगर मान लो 100 पोजीशन मेरा वैकेंट है और मुझे उसमें मान लो 10,000 लोगों ने अप्लाई किया, तो मेरे को तो और एडवांटेज है ना, मेरे को और अच्छे लोगों को सिलेक्ट करने का मौका मिलेगा, ठीक है। तीसरा है क्वालिफाइड पर्सनल। इससे हमको हाईली क्वालिफाइड लोग मिलते हैं, क्योंकि मैं लोगों को टेस्ट लेता हूँ, इंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेता हूँ, बहुत तरीके के मेथड्स हैं, उनके बेसिस से मैं उनको रिक्रूट करता हूँ। तो मुझे ये पता चल जाता है कि ये आदमी कितना मेरे काम के लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा। तो उनकी इफ़िशियंसी भी मुझे अच्छे से पता चल जाती है, ठीक है। फिर है तुम्हारा चौथा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, ठीक है। देखिए, तो होता क्या है कि जब हम लोग कैंपस सिलेक्शन, ठीक है, यहाँ पर देखिए लाइन लिखा हुआ है, थ्रू कैंपस प्लेसमेंट ऑर्गेनाइजेशन। कैंपस प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है? कैंपस मतलब आप उस ऑर्गेनाइजेशन में, उस इंस्टीट्यूट में, जैसे मान लो आईआईटी है, गूगल आए, फेसबुक आया, वो आईआईटी दिल्ली गया, आईआईटी मुंबई गया, आईआईटी धनबाद गया, वहाँ पे बच्चों से जाकर रिक्रूट कर रहे हैं। अब वो बच्चे तो करंट मार्केट का चीज़ पढ़ रहे हैं ना, उन्हें तो सिलेबस पता है कि हमें क्या पढ़ना है, अभी करंट में चीज़ों को क्या चल रही है, और उन्हें लेटेस्ट मेथड से आइडिया है कि उन्हें कि हमें क्या चीज़ें की आवश्यकता है। वो लोग काम भी करते हैं, वो लोग क्या कहते हैं, इंटर्नशिप पे जाते हैं, वो लोग काम सीख कर आते हैं। तो ये एडवांटेज रहता है, ठीक है। और कम्पिटिटिव स्पिरिट मतलब एक दूसरे से कम्पीट करने की भावना। अगर ऑर्गेनाइजेशन हम काम करने के लिए गए और वहाँ पे देखा कि पहले से भी इतने सारे लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आप इमेजिन करो, स्कूल में जब जाते हो, 10 बेंच बैठे हुए हैं, उसमें 5, 6, 7, 8 बच्चे एकदम तेज बच्चे बैठे हुए हैं। अगर आप जरा भी पढ़ने वाले हो तो आप सोचिएगा भाई ये लड़का साला से आंसर देने से पहले मैं आंसर दे दूंगा। एक कंपटीशन वाली फीलिंग आती है, और ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में बात होता है, ठीक है। जब हम बाहर से लोगों को रिक्रूट करके अंदर में लेकर आते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेकर आते हैं, तो जो नए लोग होते हैं ना, उनके ऊपर काम का एक प्रेशर रहता है, एक कंपटीशन की फीलिंग रहती है, यार मुझे इन लोगों से बेटर काम करना है, मुझे एक अच्छा अपना एक इमेज बनाना है, ठीक है। तो ये एडवांटेज उनका होता है कम्पिटिटिव स्पिरिट का। लेकिन इसका डिमेरिट क्या है? इसका डिमेरिट है कि आप
जो एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ पहले से काम कर रहे हैं, हम उनको तो मौका दिए नहीं, ठीक है, तो उनका मोरल थोड़ा सा बूस्ट होता है, यार अब मेरे जगह पे कल को किसी और आदमी को रख लेगा नौकरी पे, ठीक है। नए लोग जो आते हैं उनको कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझने में क्या होता है, टाइम लगता है, उनको दिक्कत आती है, ठीक है। नए लोगों को आते हैं, जैसे नई दुल्हन आती है किसी घर के, मान लो इतनी सारी लड़कियां क्लास कर रही हैं, अभी आप लोग का शादी हुआ कहीं पे, अपने घर पे फैमिली में आप एक तरीके से रह रही थी, ठीक है, कुछ जो जब मन चाहे खाना खा लो, जो मन चाहे पी लो, जैसे रहना रह लो, कोई दिक्कत नहीं। कल को शादी हुआ किसी और के घर के, फिर तो आपका अपना मर्जी तो चलेगा नहीं, आपको 5 बजे उठना होगा, खाना बनाना होगा, चाय बनाना होगा, झाड़ू लगाना होगा, पोछा लगाना होगा, मान लो कुछ भी काम करना पड़ा, तो उस फैमिली का उस फैमिली में मान लो लोग नमक कम खाते हैं और आपको नमक मसाले ज़्यादा खाने का आदत है, वो आपको बोले बेटा नमक कम करो, तो आपको दिक्कतें तो आएंगी ना नए जगह पे एडजस्ट होने में। तो यही दिक्कत नए एम्प्लॉयज़ के साथ भी होता है, ठीक है। ये क्या होता है कि थोड़ा महंगा होता है, क्योंकि आप इतने कॉलेजेस में जा रहे हैं, रिक्रूट कर रहे हैं, लोगों का खर्चा पानी हो रहा है, तो ये तो महंगा होता है और ये लेंथी भी होता है। अब डायरेक्ट एक बार में हम किसी को सिलेक्ट भी तो नहीं करते हैं, उसका टेस्ट लेंगे, रिटन टेस्ट लेंगे, उनका एक इंटरव्यू होगा, तो ये काफ़ी लेंथी प्रोसेस हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के कुछ मेथड्स, ठीक है। तो इसमें हम लोग ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा डिटेल में दिया हुआ, तो 2-3 जो सबसे ईजी पड़ेगा आप लोगों को ना, वो मैं बता देता हूँ, 3 पॉइंट ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ लेना। तो सबसे पहले होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट जैसे आप समझो, आपका घर रेंट पे आपने 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 मान लो अपने घर को आपको रेंट पे देना है, ठीक है। आपने क्या किया, अपने घर के बाहर लिख दिया टू लेट, ठीक है। अब टू लेट का मतलब क्या हो गया कि भाई जो भी देखेगा डायरेक्ट बोलेगा कि भाई हमको रूम चाहिए, हमको रूम खाली दे दो, आपने उसको दे दिया रूम, ठीक है भाई पैसे इतने लगेंगे, वो तैयार हो गया, आपने उसे रख लिया। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है कि जब हम अपने फैक्ट्री गेट पे अपने ऑफिस के बाहर में लिख देते हैं, आवश्यकता है एक अकाउंटेंट की, ठीक है, आवश्यकता है एक टीचर्स की, मैंने स्कूल के बाहर में लिख दिया। अब जो भी लोग जा रहा है देख रहा है, उसे पढ़ा और डायरेक्ट अप्लाई कर दिया। तो ये होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, कि हम अपने फैक्ट्री ऑफिस या गेट्स पे हम ये लिख देते हैं कि हमारे यहाँ वैकेंट पोजीशन है, हमको यहाँ पे अप्लाई करना है लोगों को, ठीक है। दूसरा है तुम्हारा एडवर्टाइजिंग। ये बहुत कॉमन है क्योंकि पेपर्स में निकलवा देता है, और जैसे बैंक पीयू का देख लो, तो बैंक पीयू का एडवर्टाइजिंग आता है तो न्यूज़पेपर में आता है, तो आप न्यूज़पेपर में हम इसको निकालते हैं, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर मेथड है एडवर्टाइजिंग। फिर है तुम्हारा कैंपस सिलेक्शन, ये देखो यहाँ पे कैंपस रिक्रूटमेंट। कैंपस रिक्रूटमेंट होता है कि आप जितने भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इन जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे IIT हो गए, IIM हो गया, ठीक है, इन इंस्टीट्यूट में मैं जाता हूँ और यहाँ पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका रिक्रूटमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कैंपस रिक्रूटमेंट। फिर है तुम्हारा रिकमेंडेशंस फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज, ठीक है। जैसे मान लो कि मेरे पापा अगर मान लो किसी कंपनी में मैनेजर हैं, वहाँ पे एक नए सेल्स मैनेजर का जरूरत पड़ा, तो पापा ने बोल दिया कि मेरा बेटा काम करता है, बहुत अच्छे से काम आता है, आप इनको नौकरी पर रख लो, और उन्होंने नौकरी पर रख लिया। तो ये होता है रिकमेंडेशन। रिकमेंडेशन मतलब होता है किसी की एडवाइस पे, सलाह पे, ठीक है। अगर पैरवी जो होता है, मैंने पैरवी कर दिया तो उसका जॉब लग गया, तो ये होता है रिकमेंडेशन फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयज़, ठीक है। फिर है प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। तो प्लेसमेंट एजेंसीज क्या हो गई, देखो बहुत जगह कंपनियां, जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल इसका है, जो ATM मशीन्स पर आप गार्ड देखते हो ना, जो SIS का यहाँ पे बैच लिखा रहता है और वो लोग खड़े रहते हैं, तो एक्चुअली उनका सिस्टम समझो वो लोग काम कैसे करता है। मैं पेंट में बना कर दिखा देता हूँ। मान लो ये कोई एक कंपनी है, ठीक है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये कोई कंपनी होगी मान लो, ठीक। ये कंपनी क्या करेगी, इस कंपनी के ना जितने वेरियस अलग अलग कंपनीज है उनके साथ इनका क्या होता है, कॉन्टैक्ट होता है। मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन A है, कोई ऑर्गेनाइजेशन B है, कोई ऑर्गेनाइजेशन C है, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग कंपनियां हैं, इन कंपनी को काम करने के लिए लोगों की आवश्यकता है, ठीक है। लेकिन इनके पास टाइम नहीं है कि यार हम उतना लोगों को सेलेक्ट करें, रिक्रूट करें, जॉब्स पे लाएं, इंटरव्यू लो, मेरे को उतना झंझट में नहीं पड़ना है। तो मैंने इस कंपनी से क्या किया, कंपनी का स्पेलिंग गलत है यहाँ पे, ठीक है, मेरे को पता है, इनमें साथी है। तो कंपनी ने इन्होंने क्या किया, इस कंपनी D से
कंसल्ट किया कि भाई देखो मुझे इतने लोगों की आवश्यकता है, लेकिन मैं उतने तामझाम में पढ़ना नहीं चाहता, एक काम करो, अगर आपको ना ये क्वालिफिकेशन के लोग अगर मिलते हैं तो आप मुझे बता देना, ठीक है। अब ये कंपनी कहाँ, ये क्या करेगा, जनरल ऑडियंस के लिए, जनरल पब्लिक में जाके बोलेगा कि भाई जिसको भी अगर अकाउंटेंट का काम करना है वो मेरे यहाँ आओ, अपने फॉर्म्स को सबमिट कर दो। लोग गए, मान लो राम XYZ गया, इन्होंने अपना रिज्यूमे क्या किया, इस कंपनी को सबमिट कर दिया। कोई अकाउंटेंट के लिए था, कोई इंजीनियर के लिए था। अब ये कंपनी ABC से पूछेगी देखो भाई मेरे यहाँ 10 लोगों ने अप्लाई किया था अकाउंटेंट के लिए, 10 लोगों ने इंजीनियर्स के लिए, 10 लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था मजदूरों के काम करने के लिए, अगर आपके पास वैकेंसी है तो बता दो, मैं आपके यहाँ से भेज दूंगा, ठीक है। और इन्होंने अपना लोगों को जो सबसे क्वालिफाइड पर्सन था उसको सेलेक्ट करके इन कंपनियों के पास रिक्रूट करने के लिए भेज दिया। TCS एक कंपनी है टाटा की, इसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो आप एक तरीके से सर्विसेज ऑफर करते हैं किसको, दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस को। तो ये है तुम्हारे प्लेसमेंट एजेंसीज एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट, ठीक है। कि जो भी हमसे डिमांड करेगा ये ऑर्गेनाइजेशन होगी जिनके यहाँ लोग अप्लाई करते हैं, और ये उन लोगों का फॉर्म्स रखेंगे और ये लोगों को फॉरवर्ड करेंगे दूसरे कंपनी में। जैसे बहुत से लोग होते हैं ना, दुबई जाते हैं तो वो किसी ब्रोकर के थ्रू जाता है। जैसे मान लो मेरा कॉन्टैक्ट दुबई में 50 कंपनियों से था, मैंने बोला उन्हें कि आपको अगर लोगों की आवश्यकता है, एम्प्लॉय चाहिए, तो आप मेरे को बताना, मैं क्या करूँगा यहाँ से लोगों को सेलेक्ट करके मैं आपके पास भेज दूँगा। तो मैंने यहाँ से 10 मजदूरों को पकड़ा और उनका पासपोर्ट वीज़ा बनवाया और उन्हें दूसरी कंपनी में डायरेक्ट भेज दिया। जबकि दुबई की कंपनी को नहीं फ़र्क पड़ता है, उसके पास टाइम नहीं कि वो बिहार में आके यहाँ रह रहे लोगों को, सस्ते लेबर को खोजे। मैं दलाल हूँ, मैं ब्रोकर हूँ, मेरा कॉन्टैक्ट है उस कंपनी से भी और लोगों से बीच में, तो मैं दोनों के बीच में एक लिंक बन जाऊँगा। तो यही कहलाता है तुम्हारा प्लेसमेंट एजेंसीज या मैनेजमेंट कंसल्टेंट। बेसिकली यही काम ये लोग करता है। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। और ये डिफरेंस है दोनों का, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है, VVI है। तो इसको आप लोग एक काम करो ना, मैंने आप लोगों को PDF भेजा हुआ है इस बुक का, ठीक है। तो इस बुक के PDF में पेज नंबर नोट डाउन करते जाना 257, ठीक है। PDF खोलना, वहाँ पे PDF में सर्च का ऑप्शन रहेगा, तो पेज नंबर 257 डाल देना, ठीक है। जैसे डालोगे ना वो सर्च होकर सीधा ये पेज खुल जाएगा। इसका डिफरेंस लिख लेना, इंटरनल रिक्रूटमेंट और एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का, ठीक है। आगे आ जाओ। अब आता है हमारा सिलेक्शन। तो देखो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन में मैंने बताया था कि डिफरेंस होता है। रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन एक ही चीज़ नहीं है, दोनों दो अलग अलग चीज़ है। तो रिक्रूटमेंट में क्या होता है, रिक्रूटमेंट में हम तो कोशिश करते हैं कि भाई मेरे जितने से ज़्यादा लोग जॉब सीकर्स जो भी हैं वो अप्लाई करें, ये है हमारा रिक्रूटमेंट। लेकिन सिलेक्शन इसको नहीं बोलते हैं। सिलेक्शन क्या है, सिलेक्शन होता है कि भाई जो लोगों का फॉर्म आ गया, 1 लाख लोगों का आ गया, अब मुझे उनमें से सिर्फ 10,000 लोगों को चाहिए, तो मैं अब सेलेक्ट करना शुरू करूँगा, मैं फ़िल्टर करना शुरू करूँगा। तो ये है सिलेक्शन, ठीक है। तो चलो इसको डिटेल में पढ़ते हैं। सिलेक्शन कैन बी डिफाइंड एज डिस्कवरिंग मोस्ट प्रॉमिसिंग एंड मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट टू फिल अप द वैकेंट जॉब पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी जॉब्स वैकेंट थे उसको काम करने के लिए सबसे सही आदमी, सबसे सही कैंडिडेट कौन होगा। जितने भी फॉर्म्स आए हैं 1 लाख, उसमें से मुझे सबसे टॉप 10,000 लोग कैसे मिलेंगे, कैसे मैं फिगर आउट करूँगा। तो ये प्रोसेस कहलाता है सिलेक्शन। अब सिलेक्शन प्रोसेस में हम क्या क्या चीज़ों को करके लोगों को सेलेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग। प्रीलिमिनरी मतलब सबसे पहला। जैसे अगर आप जाते हो प्रीलिमिनरी एजुकेशन एक वर्ड होता है, जैसे नर्सरी LKG, तो नर्सरी LKG क्या हो गया कि सबसे पहला स्टेप हुआ। उसी तरीके से प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में मैं क्या करता हूँ कि अगर मान लो मेरे कंपनी में जॉब करने के इंजीनियर्स का चाहिए था, तो उसके लिए तो BTech वाले चाहिए ना। कहीं होगा कि BCom वाला बच्चा भी फॉर्म भर दिया हो, आर्ट्स वाला बच्चा फॉर्म ना भर दिया हो, जिसके पास कुछ भी नहीं है वो 10th पास ना भर दिया हो। तो प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग में क्या करते हैं कि मैं ये देखता हूँ कि इसके लिए जो क्वालिफाइड लोग हैं वही हों। मतलब इसमें हम जो लोगों ने BCom वाले लोगों ने अप्लाई किया तो उनको एलिमिनेट करेंगे। मुझे उसके लिए फिजिकली फिट आदमी चाहिए था, कोई अगर हैंडीकैप पर्सन अगर अप्लाई कर दिया है तो उसको एलिमिनेट करेंगे। तो प्रीलिमिनरी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जो लोग उस काम के लिए सुटेबल नहीं है, जो काम के लिए सही आदमी नहीं है, मैं उनको एलिमिनेट करता हूँ, उनको हटाता हूँ। ये है तुम्हारा प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग, ठीक है। इसके बाद आता है सिलेक्शन टेस्ट। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसके लिए एग्ज़ाम्स लूँगा। सिलेक्शन टेस्ट क्या होगा, सेलेक्ट करने के लिए टेस्ट। तो इसमें होता है जैसे रीजनिंग का पेपर देखो आता है तो IQ का टेस्ट होता है, मैं इंटेलिजेंस टेस्ट लेता हूँ। एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स, ये बेसिकली बात कर रहा है ना, जब आप कहीं एग्ज़ाम भरने जाओगे
तो आपका प्रिलिमिनरी एग्जाम्स होते हैं, फिर मेंस होते हैं, मतलब आपका मैथ्स का टेस्ट लिया जाएगा, आपके रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा। तो यही है, आईक्यू मतलब रीजनिंग का टेस्ट हो गया, एप्टीट्यूड मतलब मैथ्स का, बेसिक मैथ्स जो 10th तक का मैथ्स है उसका अच्छे से। फिर है पर्सनालिटी टेस्ट। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब कि जो आदमी उसकी पर्सनालिटी क्या है। जैसे अगर मान लो मुझे एक कंज्यूमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव चाहिए जो कंज्यूमर के प्रॉब्लम्स को समझे, तो उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी पर्सनालिटी कैसे होनी चाहिए। वो शांत होना चाहिए, वो काल्म होना चाहिए, उसके अंदर पेशेंस होना चाहिए, वो लोगों का गुस्सा या 4 गाली सुनकर भी गुस्सा ना हो जाए। पता चला कंज्यूमर बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, उसका चोरी हो गया, वो गुस्सा के बोला आपने भी 2000 गाड़ी उसे भर भर के दे दी, फिर उसका क्या पता कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो पर्सनालिटीज़ मतलब मैं जो एप्लीकेंट मेरे यहाँ अप्लाई किए हैं, मैं उनका समझदारी, उनके बात करने का तरीका, उनके बिहेव करने का तरीका, वो कैसे उठ रहे हैं, कैसे बैठ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को मैं टेस्ट करता हूँ। इसलिए देखो कि जब भी कहीं रिक्रूटमेंट में आप कभी आप जॉब इंटरव्यू के लिए जाओगे ना, तो जब आपका इंटरव्यू फेज होगा उसमें 2-4 मैनेजर्स होते हैं और एक साइकेट्रिस्ट होता है। वो साइकेट्रिस्ट कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप जाओगे वो बस आपको नोटिस करेगा, ये लड़का नर्वस ज़्यादा तो नहीं हो जा रहा है, इसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है क्या है, इसको सही से बैठना आ रहा है, इसके बोलने का टोन अच्छा है ख़राब है। तो ये होता है पर्सनालिटी टेस्ट हम करते हैं, ठीक है। अब है तुम्हारा ट्रेड टेस्ट। तो ट्रेड टेस्ट में हम क्या करते हैं कि मैंने बोला कि सर मैं टीचर हूँ, मान लो मैंने क्या एग्ज़ाम दिया, मेरे मेरा इकोनॉमिक्स का रिटन टेस्ट लिया, मैं वो भी क्लियर हो गया, पर्सनालिटी टेस्ट हो गया, वो भी हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि मैं टीचर हूँ, मैं पिछले 5 साल से पढ़ा रहा हूँ और मुझे इकोनॉमिक्स में अच्छे से नॉलेज है। तो अब ये देखा जाएगा कि क्या सही में इसने ये जो बात ये क्लेम कर रहा है कि इस बंदे को इकोनॉमिक्स पढ़ाने आता है, तो क्या इसे सही में नॉलेज है कि नहीं है। तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछेंगे माइक्रो के, मान लो माइक्रो के कुछ क्वेश्चन पूछें, तो मेरा जो नॉलेज है, जो मेरी क्वालिफिकेशन है, उसका टेस्टिंग होता है, ठीक है। उसका टेस्ट लिया जाता है कि ये जिस चीज़ के लिए अप्लाई किया है, ये जो क्वालिफिकेशन ये क्लेम कर रहा है, क्या इसको इसकी समझ है या नहीं है। तो यही कहलाता है तुम्हारा ट्रेड टेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट टेस्ट मतलब क्या हो गया कि इंटरेस्ट टेस्ट मतलब हम जो काम उसको दे रहे हैं करने के लिए, क्या उस काम को सही में करना चाह रहा है या ऐसे टाइम पास करने के लिए आ गया हुआ है, कल को ये छोड़ के भाग जाएगा। तो हम ये टेस्ट देखते हैं कि कैंडिडेट जिस जॉब के लिए अप्लाई किया है, इस जॉब के लिए वो कितना पैशनेट है, कितना इंटरेस्ट है। कहीं तो ऐसा नहीं कर लो कुछ और मिला काम तो छोड़ के भाग जाएगा। तो ये तुम्हारा इंटरेस्ट टेस्ट लिया जाता है, ठीक। इसके बाद आता है, मान लो मेरा टेस्ट भी हो गया, मैंने टेस्ट भी क्लियर कर लिया। अब है तुम्हारा तीसरा स्टेज एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू क्या होता है कि जो कंपनी के फाइनल स्टेज होता है कि फाइनल प्रोसेस हो गया कि भाई आप अपना डॉक्यूमेंट लेकर आना। जैसे मैं बताता हूँ, जब मैं बीएड में अप्लाई किया था तो मेरा पहले हुआ था, पहले मुझे फॉर्म फिलअप करना था। फॉर्म फिलअप में था कि भाई जो भी आदमी इस बीएड के लिए अप्लाई करेगा उसको वो एक ग्रेजुएट होना चाहिए, ठीक है, उसके 60% से ज़्यादा होने चाहिए और वो हैंडीकैप मान लो नहीं होना चाहिए। तो मैं सारा फॉर्म में फिलअप किया तो मेरे को बता दिया कि आप एलिजिबल हो। उसके बाद क्या हुआ, मुझे भेजा गया, मेरा हुआ रिटेन एग्ज़ाम, मतलब उसमें रीजनिंग का टेस्ट हुआ, मैथ्स का टेस्ट हुआ, जीके का टेस्ट हुआ, जीएस का टेस्ट हुआ, हिंदी संस्कृत ये सब का टेस्ट हुआ, मैं वो भी क्लियर हो गया। तो सेकंड स्टेज मेरा हो चुका है पूरा। इसके बाद मुझे बुलाया गया पटना। पटना किस लिए बुलाया गया कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ये सारे लेकर आना, ठीक है। ये सारे लेकर आना, हम इनका वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेश्चंस उनको जो पूछने होते हैं ये सब काम वो लोग करते हैं। तो एम्प्लॉयमेंट इंटरव्यू में आखिरी स्टेज होता है, इसमें जो एक्सपर्ट होते हैं उनको अगर कुछ डाउट पूछना होगा, कुछ क्वेश्चंस पूछने हुए, वो लोग पूछ के क्लियर कर लेगा तुम्हारा, ठीक है। क्या मन किया तो वो लोग डॉक्यूमेंट वगैरह भी देखना होता है तो देख लेते हैं, नहीं तो ऐसे इसका अलग एक स्टेप ही दिया हुआ है, चेकिंग रेफरेंस एंड बैकग्राउंड। तो मेरा डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन ये सारा काम मेरा हो जाता है इसी में। इसके बाद आता है चेकिंग रेफरेंसेस एंड बैकग्राउंड। रेफरेंस मतलब कोई मेरा रेफरेंस दिया कि मेरे कंपनी में पहले से लोग काम कर रहे थे, क्या वो लोग इस बंदे को जानते हैं। जैसे अगर मान लो आपका पासपोर्ट अगर बनेगा, पासपोर्ट बनने के लिए आपको 2-3 आदमी का मोहल्ले का रेफरेंस देना होता है। जैसे मान लो कि विवेक का पासपोर्ट बनने गया तो विवेक के चचा से या उनको पूछा जाएगा कि विवेक कैसा आदमी है। तो सब बोले अरे बड़ा आदमी की इंसान है, दिन भर बस पढ़ते लिखता रहता है, कुछ नहीं, काम ही नहीं करता, इधर उधर, मतलब काम करने के दिया तो भी नहीं करेगा, फ़ोन पकड़ाते करते हैं तो भी नहीं करता, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छा बच्चा लड़का है। तो ये होता है रेफरेंस कि
आप बताओ कि आपको कौन से लोग हैं जो आपको बेटर जानते हैं। जैसे रेफरेंस में हो सकता है कि अगर मान लो मैं एक कंपनी छोड़ के दूसरी कंपनी में आए तो पुराने कंपनी का रेफरेंस मांगते हैं, ठीक है। आप जिस लास्ट कंपनी में काम करते थे वहाँ पे आप अपने 2-3 कलीग का नंबर, फ़ोन कॉन्टैक्ट मेरे को दो, मैं आपके बारे में चेक करूँगा, आपका बैकग्राउंड चेक होगा कि आप पहले तो नहीं था कि मार पीट के बम फोड़ कर आके भाग कर आ गए यहाँ पे। जैसे स्कूल में टीसी मिलता है, टीसी में लिखा रहता है कि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट में, ये बच्चा कैसा था, पढ़ने में तेज़ था, बदमाशी किया था, क्यों ये कॉलेज स्कूल छोड़ा मेरा। वही काम तुम्हारा रेफरेंस एंड बैकग्राउंड में हो जाता है कि अपने कैंडिडेट का हम बैकग्राउंड टेस्ट करते हैं। इसके बाद होता है सिलेक्शन डिसीजन। तो जिनका अगर मान लो टेस्ट हो गया, इंटरव्यू हो गया, रेफरेंस चेक हो गया, अब फाइनली लोगों को डिसीजन लेना होता है कि इस आदमी को जॉब पे रखें या जॉब पे नहीं रखें। तो ये होता है तुम्हारा सिलेक्शन डिसीजन कि अब हमें क्या लगता है, अब जो रिक्रूटर्स थे, जो लोग रिक्रूट कर रहे थे, उन्हें क्या लगता है ये इंसान सही है जॉब के लिए या सही नहीं है, ठीक है। फाइनल हाँ या ना करना है। तो फाइनल मान लो हाँ कर दिए। उसके बाद होता है मेडिकल एग्जामिनेशन कि कहीं कोरोना वरोना तो नहीं है, इसको कोई बीमारी तो नहीं है टीवी जिससे मेरा ऑर्गेनाइजेशन प्रभावित हो जाए, ठीक है। कहीं ऐसा ना कि मरने ही वाला हो, कुछ भी ऐसा डिजीज बीमारी तो नहीं है। जैसे मेडिकल टेस्ट आप देखो आर्मी में होता है, पुलिस डिपार्टमेंट में होता है। अगर मान लो मेडिकल एग्जामिनेशन में भी मैं फिट हो गया तो मेरे को कहाँ भेजा जाएगा, मेरे को फाइनल जॉब ऑफर दिया जाएगा कि भाई आप मेरे इस जॉब के लिए सिलेक्टेड हो, आपको इतने रुपये सैलरी मिलेंगे, आपका प्लेसमेंट यहाँ पर होगा। तो ये है जॉब ऑफर, उसको जॉब करने का डेट, उसका टर्म्स एंड कंडीशन, सैलरी, पैसा कितना मिलेगा, ये सारा हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। फिर आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। जब जॉब ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया तो मेरे और एम्प्लॉयर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बनता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा रहता है कि आप कितने घंटे काम करेंगे, आपकी सैलरी कितनी रहेगी, आपकी हॉलीडेज़ कब कब मिलेंगे, आपको साल भर में कितने हॉलीडेज़ मिलेंगे, आपको छुट्टी कितनी अलाउड है, कितनी अलाउड नहीं है। इससे क्या होता है कि मैं भी निश्चिंत हो जाता हूँ और एम्प्लॉयर भी निश्चिंत हो जाता है, ठीक है। कि अगर आप बीच में छोड़ के गए तो आपको 2 महीना पहले बताना होगा। और इसका फ़ायदा ये भी होता है कि ना कोई आपको एकाएक निकाल भी नहीं सकता क्योंकि आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ है, ठीक है। तो ये है तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये हमारा लास्ट प्रोसेस था। तो ये समझ में आया आप लोगों को सारा प्रोसेस? यस और नो में आंसर दो। चलो नहीं समझ में आया? समझ में आया सलोनी ये सारा टॉपिक आपको? ओके, प्रज्ञा आ गया समझ में? रितिका समझ में आया नहीं आया? ओके रितिका आपको सीबीएसई है रितिका तुम्हारा। और सुनो, और ये हमारे साथ मैंने बताया था कि आपके सीनियर भी जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो मैं ये इनका सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम था, तो अभी एग्ज़ाम दिए हैं ये लोग। विवेक ने एग्ज़ाम दिया है अभी, मार्च में बोर्ड एग्ज़ाम दिया है। तो 2-3 रीजंस था कि मैंने बोला कि इसे ज्वाइन करने को, ताकि मैं पहले आप लोगों को आइडिया मिल जाए कि एग्ज़ाम किस लेवल का होता है। विवेक अपना माइक ऑन करना, अगर हेडफोन है तो हेडफोन लगा लो, नहीं तो ऐसे भी माइक ऑन कर लो। तो विवेक ये लोग का एडमिशन है, अगले साल इन लोग का बोर्ड एग्ज़ाम होगा, तो थोड़ा सा एक बार आइडिया देना। इन लोग थोड़ा सा मजाक में पढ़ रहा है। अकाउंट्स का पेपर कैसा हुआ था? फीडबैक अकाउंट्स का कैसा था? अकाउंट्स का टफ था ना, तो उसके लिए तुम्हारा क्या एडवाइस होगा कि अगर ये लोग को जैसे टाइम कम पड़ गया, क्वेश्चन लेंदी था, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए कि कम टाइम? ओके, उसके लिए क्या सही? ठीक है, ठीक। और तुम? हाँ, और तुम बुक कौन सा यूज़ कर रहे थे अकाउंट्स के लिए? टीएस ग्रेवाल, ठीक है। तो ये लोग भी टीएस ग्रेवाल बना रहा है, तो अभी तो बहुत रो रहा है कि क्वेश्चन बनता नहीं है। तो स्टार्टिंग में दिक्कत तुमको भी आया था बनाने में फर्स्ट टाइम टीएस ग्रेवाल, तो धीरे धीरे फिर वो ख़त्म होना शुरू हो गया होगा, जैसे जितने बार प्रैक्टिस किए उसके बाद तो क्लियर होना शुरू हो जाता है कंसेप्ट। अच्छा, और उसके बाद भी दिक्कतें आई थोड़ी सी, मान लो टीएस ग्रेवाल भी हम लोग पढ़े, डिस्कस किए, उसके बाद भी बोर्ड एग्ज़ाम में दिक्कत आया फिर भी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं कम टाइम पीरियड में 3 घंटे में हम कैसे सॉल्व कर लें पेपर को, इस बात को लेके जैसे बच्चों को क्या हो गया कि हम क्वेश्चन दे दिए आराम से, पार्टनरशिप बना रहे हैं, 15-20 मिनट में एक क्वेश्चन बना लिया। ये एक हो कि उसको हम 10 मिनट में बना लें, इस चीज़ पे लोग फोकस नहीं किया। तो अकाउंट्स के लिए तो प्रैक्टिस करो और टीएस के वाला बनाते रहिए। अगर मान लो सीबीएसई के बच्चे को अगर मैं ये बिहार बोर्ड से बनवा कर अगर उसे बोर्ड एग्ज़ाम भेजता तो उसका क्या हाल होता?
अच्छा। ओके, तभी ये सारे बच्चों को छुड़वाया हूँ और ये लोग बहुत परेशान हो रहे थे कि सर ये बुक हार्ड पड़ रहा है, तो देख लो। अब मैं बोलूँगा, बिलीव नहीं करोगे, ये लोग देख कर आए हैं, इनके मुंह से सुनना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, इकोनॉमिक्स का पेपर कैसा हुआ था? इकोनॉमिक्स मतलब थ्योरी पेपर में तो कोई दिक्कत होने का चांसेस काफ़ी कम है। हाँ, ठीक है। हम्म। हाँ हाँ। और हम्म। तो इकोनॉमिक्स के पेपर में मैक्रो का स्पेशली बात करें अगर, तो मैक्रो चूंकि इंडियन से ज़्यादा टेक्निकल है, तो कंसेप्ट तो सारे एक एक डिस्कस हुए थे और एक एक कंसेप्ट था दिमाग में कि क्या क्या होता है, प्रैक्टिस करना के बस एक आखिरी बात था। ओके ओके, चलो बढ़िया है। अभी बीएसटी का पेपर बाकी है इन लोग इनका, तो बीएसटी भी काफ़ी अच्छा जाएगा। तो टारगेट लेके चल रहे हैं कि इनको किसी तरीके से दिल्ली यूनिवर्सिटी में श्री राम कॉलेज में इनका एडमिशन करवा दिया जाए। अच्छा, ठीक है। तो रितिका माइक ऑन करना अपना, और सलोनी तुम्हारा तो ऑन ही है। रितिका माइक ऑन करो अपना। अब समझ में आया आप लोगों को कि दिक्कत हो रहा है, क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, कंसेप्ट समझ में नहीं आ रहा है? तो आप ही नहीं है, हर किसी के साथ ये दिक्कत होता है। और चूंकि बुक का लेवल है और सीबीएसई का ही यही लेवल है, सीबीएसई एग्जाम का भी जैसे विवेक ने बताया कि सीबीएसई इसी लेवल के क्वेश्चंस को पूछता है। और अभी तो फिर भी टाइम है, अभी कम से कम कोशिश करो 2-3 घंटे, 3-4 घंटे, 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन भी बना लेना अगर, तो सफिशियंट है। यस सर। हाँ, शुरू से ही तो मेहनत करना ना। बोलो। हाँ, तो ठीक है, अभी भी टाइम है। जब जा हम्म। अच्छा अच्छा। तो रितिका और सलोनी, आप लोगों को स्पेशल ध्यान देना है मेहनत करने पे, ठीक है? और देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, मेरे बीएसटी और इकोनॉमिक्स में तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसा लगभग लगभग एक एक कंसेप्ट डिस्कस हो जाएगा। बीएसटी और इकोनॉमिक्स तुम्हारा थ्योरी पेपर है, जिसमें मैक्रो को तो प्रैक्टिस करना है बना के, थ्योरी पेपर में प्रेजेंटेशन अच्छा रखना है। तो मैं इतना कन्फर्म हूँ कि 90+ मार्क का आपको बीएसटी और इकोनॉमिक्स में जाएगा। रेस्ट अकाउंट्स पर है। अकाउंट्स अगर गड़बड़ हो गया अगर, क्योंकि अभी 2 बच्चे और ज्वाइन नहीं किए हैं, एक आसिफ था तो, और एक आयुष था, उन लोग का भी पेपर गड़बड़ हो गया। और वो लोग ये बोल रहे थे कि अगर थोड़ा मेहनत करते हैं ना, मतलब ऐसा नौबत आ गया कि बस पास हो जाए बहुत हो जाएगा, ये नौबत आ गया हुआ, इतने इस हाई लेवल का पेपर था। इसीलिए मेहनत करो शुरू से। क्वेश्चंस मान लो, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तुम बनाओ, एक बार दिमाग लगाओ, 2 बार दिमाग लगाओ, नहीं बने उस पर्टिकुलर पॉइंट को अंडरलाइन कर दो, स्टार मार्क बना करके तुम आगे बढ़ जाओ। तुम उस पर अपना समय बर्बाद मत करो, क्योंकि फिर दिन भर टाइम जाएगा और एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाओगे। वो हम लोगों के लिए छोड़ दो, डायरेक्ट हमसे पूछो और क्वेश्चन बनाते रहो। और प्रॉब्लम देखो, 1 बार आएगा, 2 बार आएगा, जब 2-3 बार उसको बना लोगे ना, तो धीरे धीरे अपने आप ही समझ में आना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसीलिए करो, मेहनत अच्छे से करना है इस बार। और इस बार टारगेट है कि मैं सारे बच्चों, सीबीएसई में सारे बच्चों को 90+ ही % रहे इस बार। तो चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये है हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इसका तो रेफरेंस मैंने पहले भी दिया हुआ है। देखो, अगर मैंने एग्जांपल एक दिन आप लोग को देके बताया था कि मान लो मैंने बिहार पुलिस की जॉब के लिए अप्लाई किया, इंस्पेक्टर के लिए। मैं इंस्पेक्टर मान लो मैं बन गया, क्या मुझे बंदूक चलाना आता है? क्या मुझे अपराधी को कैसे पकड़ना है, ट्रेस कैसे करना है, ये सब चीज़ें करने आती हैं? नहीं आती है ना। फाइल्स में किस में कौन सी धारा लगाया जाए, किसको कैसे अरेस्ट किया जाए, क्या काम किया जाए, ये सब चीज़ें तो मुझे नहीं आती हैं। या मान लो बैंक पीओ आप बन गए, बैंक में क्लर्क बन गए, किसी कस्टमर का खाता कैसे खोलना है, कैसे उनके सेविंग्स को विड्रॉ करना है, कैसे उनको मैं गाइड करूँगा, चेक कैसे भरना होता है, पासबुक कैसे अपडेट करना होता है, ये सब प्रैक्टिकल काम तो मुझे जीरो नॉलेज है। तो हम इसीलिए क्या करते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग करने का मतलब होता है कि मेरे एम्प्लॉयज़ जो न्यूली रिक्रूटेड हैं, जो जिनका नया सिलेक्शन हुआ, जो फ्रेशर्स हैं, उनको, या मान लो कि पुराने भी होते हैं कि कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज हो गया, पहले लोग ऑफलाइन काम करते थे, अब ऑनलाइन काम कर रहे हैं, तो उस केस में भी हमको ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो ट्रेनिंग होता है कि जो हमारे एम्प्लॉयज़ जो मेरे ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनको कोई एक पर्टिकुलर जॉब को करने के लिए जो भी स्किल या नॉलेज की आवश्यकता है, मैं उनको वो प्रोवाइड करूँ, उनको वो चीज़ सिखाऊँ, ताकि काम को वो अच्छे तरीके से कर सके। यही होता है ट्रेनिंग का। ठीक है, तो ट्रेनिंग
नए एम्प्लॉयज़ को भी प्रोवाइड किया जाता है, ट्रेनिंग जो पुराने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको भी प्रोवाइड किया जाता है। अभी मान लो कि कोरोना वायरस आ गया, अब देखो सारा फैसिलिटी ऑनलाइन हो चुका हुआ है। तो मान लो बिहार यूनिवर्सिटी में कोई प्रोफेसर है 20 साल से पढ़ा रहा है, वो कभी आज तक ऑनलाइन गया नहीं, तो ये ऑनलाइन वीडियो ऐप को कैसे यूज़ करना है, कैसे स्क्रीन को शेयर करना है, ये सब चीज़ें तो उन्हें नहीं आएंगी, कैसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो अब स्कूल का कॉलेज फैकल्टी क्या कर रहा है, उनको सिखा रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है। और डेवलपमेंट मतलब हो गया कि जो भी एम्प्लॉयज़ मेरे यहाँ काम कर रहे हैं उनका पूरी तरीके से विकास हो रहा है। विकास का मतलब क्या हुआ, देखो कोई भी आदमी मेरे यहाँ काम करने से, मान लो कि आप मेरे कोचिंग में आए पढ़ने के लिए, ठीक है, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आपने मेरे से एक बात पूछा, मैंने बता दिया आपको, ठीक है, कि मैं क्लास में डिस्कस किया, लेकिन आपने मुझसे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा, मैं वो आपको नहीं बताऊँ, मैं आपको वो बताने की कोशिश करूँगी, मेरा छोटा बाद में बताऊँगा, नहीं समझाऊँगा। आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का आपको जीवन में क्या यूज हो रहा है। आपने पूछा कि सर मुझे अगर इस कॉलेज में जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। ये सब चीज़ों को जब मैं आप लोगों को गाइड करता हूँ, बताता हूँ, तब आपका एक पूरी तरीके से विकास होता है। मैं आप लोगों को सही से बोलना, बात करना, आपको वर्ड्स के मीनिंग, आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस जो हमारे सीनियर्स पास आउट हैं उनसे इंटरव्यू लेके मैं आप लोगों को गाइडेंस अगर प्रोवाइड करूँ, तब आपका एक संपूर्ण विकास हो रहा है। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, कोई आदमी अगर काम करने गया तो वो चाहता है कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे इसको पूरी तरीके से करने को मिले, ठीक है। और जब वो सारे बातों को, सारे एस्पेक्ट्स को समझ लेता है तो उसका डेवलपमेंट असल मायने में किया जाता है। जैसे हर ऑर्गेनाइजेशन का अपना एक खुद का गोल होता है। आप लोगों ने पढ़ा था कि बिजनेस के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव्स और एम्प्लॉयज़ के खुद के ऑब्जेक्टिव्स। 3 तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हम लोगों ने पढ़े थे। तो ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हुआ कि भाई मुझे 1 लाख रुपये, 1 लाख यूनिट मुझे सेल्स करना है, मुझे 50 लाख रुपये प्रॉफिट कमाना। मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने वो कमा लिया, वहाँ पे एम्प्लॉय जो काम कर रहा है वो चाह रहा था कि यार मैं कंपनी में 10 साल से काम किया हूँ, मुझे प्रमोट करके मैनेजर बना दिया जाए, मुझे नए नए काम को सीखने के दिया जाए। अगर उसे वो चीज़ें मिल गई तो उसका डेवलपमेंट हो रहा है। जैसे मैं बताऊं कि जब मैं दिल्ली से यहाँ पर आया था मुजफ्फरपुर में, तो मैं सोचा कि उस टाइम CA स्टूडेंट में था, तो सोचा कि मैं किसी CA के यहाँ ज्वाइन करता हूँ काम करने के लिए। मैं गया CA के यहाँ काम करने, तो 6 महीनों उस बंदे ने मेरे को क्या दिया, एक टैली पे एंट्री करना बताया, ठीक है, फाइल्स को अरेंज करना और टैली में एंट्री, यही काम बस करवा रहा था। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे मैं परेशान होने लगा कि यार ये काम से क्या होगा। फिर मैंने बोला कि सर मुझे टैक्स का भी काम सिखाओ। तो टैक्स का काम में क्या करता, मुझे बस एक फॉर्म दे देता, अपने से अमाउंट सारा डेटा लिख देता कि कैसे निकाला ये नहीं बताया, ये अमाउंट सारा दे दिया, ये अमाउंट है, जाओ इसको भर दो। अब मैं जाके भर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार ये काम कैसे करेगा, ये चीज़ तो बता ही नहीं रहा ये। तो मैं उसे काम को छोड़ दिया, उसे ऑर्गेनाइजेशन को मैंने छोड़ दिया। फिर मैं खुद से काम करना शुरू किया। जब मैं खुद से काम करने लगा तब मैं वो पूरा फाइल को, डेटा कैसे भरा जाएगा, अमाउंट कैसे भरा जाएगा, इस आदमी को भरना है कि किसका काम नहीं होगा, ये सारे डिसीजंस मैं खुद लेने लगा। तो मेरा खुद का नॉलेज में विकास हुआ। तो ये बेसिकली कहलाता है डेवलपमेंट। एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट होना, उसके सारे एस्पेक्ट का डेवलपमेंट होना। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव है सो है, ठीक है, वो अचीव हो रहा है, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ पर्सनल जो काम करें उनका अपना खुद का भी तो उद्देश्य है ना, कि हमको पैसा अच्छा मिले, हमको काम दिया जाए, हमको टाइमली प्रमोशन मिले, अच्छे जगह मेरा ट्रांसफ़र हो। ये सब चीज़ें जब उसे मिलती है ना, तब उसका डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली में अंतर है। ट्रेनिंग मतलब जो काम को करने के लिए जो भी जरूरी नॉलेज है वो पूरी हो, और डेवलपमेंट हो गया कि ऑर्गेनाइजेशन अपने गोल्स के ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनका भी पर्सनल ग्रोथ का ध्यान रखें, उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दे, अच्छा काम करें तो उनको प्रमोशन मिले, उनको छुट्टियां पे घूमने दिया जाए, उनको गिफ्ट मिले, रिवॉर्ड मिले, तो ये डेवलपमेंट कहलाता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट क्या है, अगर मैं किसी को कोई ट्रेनिंग दूँ, काम करना सिखाऊं, तो उसका फ़ायदा क्या होगा। ऑब्वियस बात है, सबसे पहला फ़ायदा क्या होगा कि रिड्यूस लर्निंग टाइम। एक आदमी जिसको काम करना आता है, ठीक है, जैसे अगर मान लो आप लोग को इंग्लिश लिखना आता है, मैं कुछ अगर बोल के लिखवाऊँ, बोलूँ, तो आप लोग तो उसे जल्दी जल्दी लिख लोगे। लेकिन वही मान लो कोई बच्चे कभी आज तक इंग्लिश लिखा ही नहीं है, उसको वर्ड नहीं आता है, उसको मैं डिक्टेशन करवाऊँ तो क्या वो लिख पाएगा? ऑब्वियस बात है, नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो उस काम के लिए ट्रेंड है ही नहीं। तो जब हम किसी को कोई काम करने के लिए ट्रेंड बनाते हैं, तो उसको वो जॉब अपना जो वर्क है उसको पूरा करने में क्या होता है, कम समय लगते हैं, कम से कम टाइम लगता है। दूसरा क्या है, उसके परफॉर्मेंस उसका सुधरता है, वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा, इफेक्टिवली और इफिशिएंटली कर पाएगा उसको। तीसरा, एटीट्यूड फॉर्मेशन। एटीट्यूड मतलब एक इम्प्रेशन, ठीक है। तो जब हम उसको अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, जैसे मैं अगर मान लो आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोगों को कंसेप्ट समझा रहा हूँ, मैं आप लोगों को विजुअलाइज करवा रहा हूँ, आप लोगों को कुछ रटने की आवश्यकता नहीं, तो आपके माइंड में मेरे प्रति एक इमेज बन रहा होगा ना, नहीं चलो सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, सर एक टॉपिक को डिस्कस किए हैं अच्छे से, मतलब मैं संतुष्ट हूँ, मैं सेटिस्फाइड हूँ।
तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में जब हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देते हैं, उनको हम नॉलेज देते हैं, उनको हम अच्छे से ट्रीट करते हैं, उनका मेरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ उनका भी विकास होता है, तो उनके माइंड में मेरे कंपनी के प्रति एक पॉजिटिव बात आता है। अरे भाई, जैसे देखो अभी टाटा का है, टाटा का इतना अच्छा एग्जांपल है कि टाटा कंपनी एक बार किसी जमशेदपुर में किसी साइट पे उन्हें अपना प्लांट खोलना था। आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज खुलते हैं वो टाउन के बीचों बीच नहीं खुलते हैं, वो लोग ऐसे जगह खोलेंगे जहाँ से उनको रॉ मटेरियल इजीली मिल जाए। तो वो जनरली आउटर एरिया में सेटल होते हैं, क्योंकि बाहर सामान आएगा, बाहर से हाईवे के आसपास में वो कंपनी खुलेगी, कम ट्रांसपोर्टेशन में उसका काम चल जाएगा। तो जब टाटा वहाँ खुलना शुरू हुआ तो टाटा ने एम्प्लॉयज़ ने बोला कि सर इतना आप तो साइड रिमोट टाउन के साइड एरिया में कर रहे हो, हमारे परिवार है, फैमिली हैं, इनका वो कैसे पढ़ाएंगे, इनको हॉस्पिटल्स कैसे देंगे, ये लोग कैसे जाएगा, यहाँ पे बिजली नहीं है, कुछ नहीं है। तो टाटा ने क्या किया, उनके लिए सारी चीज़ों की व्यवस्था, उनके लिए एक अलग से शहर ही बना दिया। वहाँ पे बिजली का भी सप्लाई था, वहाँ पे स्कूल्स भी थे, वहाँ पे तुम्हारा प्लेग्राउंड भी है, पार्क भी बना दिए। तो इससे कंपनी के प्रति जो इसके एम्प्लॉयज़ हैं उसके माइंड में पॉजिटिव इंप्रेशन गया ना, और वो लोग फिर और खुश होकर काम किया और अच्छे से कोऑपरेट करके एक दूसरे को हेल्प करके कंपनी को आगे ले जाए, इस मानसिकता से वो लोग काम करना शुरू किया। तो ये होता है एटीट्यूड फॉर्मेशन। ठीक है, फिर है तुम्हारा एड्स इन और हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम। तो देखो होता क्या है कि जब भी कंपनी काम करती है, ठीक है, तो उसके यहाँ कुछ इशूज आते हैं। कुछ इशू क्या होता है, एब्सेंटिज्म मतलब लोग बार बार एब्सेंट कर देना, रिसोर्सेज की बर्बादी, एम्प्लॉयज़ के जो काम कर रहे हैं उनके मन में असंतोष की भावना, टीम वर्क की कमी। तो जब आप उनका अच्छे से प्रमोट कर रहे हो, उनका अच्छे से ध्यान रख रहे हो, उनकी ज़रूरतों को तुम समझ रहे हो, प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो तो काम तो अच्छे तरीके से करेंगे ना, और जितना खुश रहेंगे वो फिर कंपनी को काम करने में आगे ले जाएंगे। तो ये सब जो भी समस्याएं, प्रॉब्लम्स ऑर्गेनाइजेशन में आती हैं, जैसे देखो कई बार होता है कि कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में लोगों ने हड़ताल कर दिया, मैनेजमेंट से तंग आके, तो ये सब अगर चीज़ें होंगी तब तो कंपनी तो चल नहीं पाएगी, बिना एम्प्लॉय से तो चलेंगी नहीं ना। तो जब हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं आगे ले जाने में, तो वो लोग भी खुश होकर और अच्छे तरीके से काम करता है, वो लोग हमको और अच्छा रिटर्न देता है। तो इससे जो कंपनी को चलाने में दिक्कतें आती हैं वो क्या होती हैं, ख़त्म होती हैं। ठीक, फिर है मैनेजिंग मैन पावर नीड। कंपनी में अगर मुझे एक्सपर्ट लोगों की आवश्यकता है, काम करने की आवश्यकता है कि मुझे कोई एक्सपर्ट आदमी आके इस काम को अच्छे से कर ले, तो इसके लिए क्या होता है, मैन ट्रेनिंग्स और डेवलपमेंट से, ट्रेनिंग प्रोवाइड करने से जो भी हमको कामगार लोगों की आवश्यकता है वो क्या होती है, फुल होती है। ठीक है, तो इसको आप 5 पॉइंट आप यहाँ तक इसको आज लिख लेना, और मेरे ख्याल से कंप्लीट ही है क्या, नहीं 2 कंसेप्ट और है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में क्या अंतर है, तो चलो उसे समरी फॉर्म में देख लेते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है कि हम किसी को कोई एक टेक्निकल स्किल ही देते हैं, लेकिन डेवलपमेंट क्या हो गया कि उसके डेवलपमेंट मतलब संपूर्ण तरीके से विकास हो, चाहे वो टेक्निकल स्किल हो, चाहे वो ह्यूमन स्किल हो, चाहे वो किसी भी तरीके का स्किल, सारी चीज़ें उसके अंदर आनी चाहिए। टेक्निकल ट्रेनिंग बेसिकली वैसे लोगों के लिए काम आता है जो टेक्निकल स्टाफ है, मतलब टेक्निकल स्टाफ का मतलब तुम समझो जो हमारे लोअर लेवल में काम करने वाले लोग हो गए ना, उनके लिए ट्रेनिंग ज़्यादा कामगार होता है। लेकिन डेवलपमेंट किसके लिए होता है, जो टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, जिनको पॉलिसीज़ बनानी है, जिनको और दूसरे लोगों को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है। ठीक है, ये उनके लिए डेवलपमेंट ज़्यादा इफ़िशिएंट होता है। तीसरा, ट्रेनिंग क्या करता है, ट्रेनिंग ये फोकस करता है कि जो भी स्किल एक आदमी पहले से उनके पास है वो स्किल क्या हो और डेवलप हो, मतलब उसको जो भी चीज़ आता है उसको और मल्टीप्लाई करके बड़ा कर दिया जाए। लेकिन डेवलपमेंट क्या करता है कि मेरे अंदर कुछ छुपा एबिलिटी है, ठीक है, छुपी हुई एबिलिटी है अगर जिसके मुझे वो उसके रियलाइजेशन नहीं है, उसके लिए मैं उनकी छुपी हुई एबिलिटीज़ को बाहर लेकर आऊँ, ये है तुम्हारा डेवलपमेंट। अगर मान लो ऐसे एग्जाम्पल समझो, तुम्हें बचपन से मान लो कि तुम्हारा निशाना अच्छा था, ठीक है, मान लो कि तुम अच्छा दौड़ते भी थे, कुछ भी एग्जाम्पल ले लो, मैंने देखा कि यार ये आदमी तो बड़ा अच्छा से काम कर सकता है, पेंटिंग बनाते थे तो बड़ा अच्छा था, तो मैं तुमको अगर सिखाऊं कि ताकि तुम्हारी ये जो स्किल है, अगर तुम्हारा आवाज़ अच्छा है तो और ये चीज़ बाहर आए, तो ये तुम्हारा क्या हुआ, डेवलपमेंट हुआ। ट्रेनिंग में बेसिकली क्या हो गया, ट्रेनिंग में कुछ छुपी हुई चीज़ों को बाहर निकालने का अप्रोच नहीं होता है, जो काम कर रहे हो उसी काम को अच्छे से कर दो, बस ये है ट्रेनिंग तुम्हारा।
लेकिन डेवलपमेंट है कि कुछ हिडन एबिलिटी है जिसके बारे में तुमको रियलाइजेशन नहीं है, वो हम बाहर लेकर आए। ठीक है, जैसे तुमको लगता था कि तुम बहुत डरते हो सबके सामने में कैसे लोगों के स्पीच दोगे, मैं तुमको हेल्प किया, गाइड किया अच्छे से, और तुम जब बाहर आए तो तुम बड़े अच्छे तरीके से कॉन्फिडेंटली बोलना शुरू किए। तो ये डेवलपमेंट ऑफ न्यू एबिलिटी है तुम्हारा। चलो, इसमें हम मेथड्स क्या यूज करते हैं, इसमें जो मेथड यूज किया जाता है ट्रेनिंग देने के लिए वो है ऑन द जॉब। ऑन द जॉब मतलब कि आप काम कर रहे हो, आपका ऑन द जॉब पे ही ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा। ठीक है, मतलब अगर मान लो कि आपको जैसे समझो कि मान लो रोटी बनाने गए, आपको रोटी बनाने नहीं आता, मैं बोली बेटा इधर है किचन में आप गए, आपको बोली लो आटा गूंथो, आपने हाथ से आटा गूंथा, तो ये क्या हो रहा है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग हो रहा है। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग का मतलब क्या हो गया, डेवलपमेंट तुम्हारा क्या है, ऑफ द जॉब है। ऑफ द जॉब मतलब हम अलग से सेमिनार बुलाएं, वहाँ पर मोटिवेशनल स्पीकर्स को लेकर आएँ, वहाँ से हम IAS ऑफिसर्स को बुला कर लाएँ, वहाँ से हम PM को बुला कर लाएँ, PM आके स्पीच दे रहा है, मोटिवेट कर रहा है और हम मोटिवेटेड हो रहे हैं, हमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, तो ये है तुम्हारा ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। जब तुम ऑर्गेनाइजेशन के बाहर जाके किसी चीज़ कोई काम सिखाते हो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन कैंपस, तो वो होता है ऑफ द जॉब, और विद इन होता है तो वो ऑन द जॉब होता है। तो ट्रेनिंग के लिए कौन से मेथड ऑफ ट्रेनिंग यूज किया जाता है, ऑन द जॉब, और डेवलपमेंट के लिए ऑफ द जॉब। ट्रेनिंग का फोकस क्या है, ट्रेनिंग देने के पीछे रीज़न क्या है कि जो भी मेरे ऑर्गेनाइजेशन की करेंट में नीड है, एट द प्रेजेंट जो भी ऑर्गेनाइजेशन का नीड है वो बस फुलफिल हो जाए। लेकिन डेवलपमेंट किस उद्देश्य से किया जाता है, डेवलपमेंट प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों के नीड को देख के दिया जाता है। अगर इसके अंदर ये एबिलिटी आ गई तो कल को मेरे जगह पे ये आदमी भी आके काम मेरे जगह पे संभाल सकता है, तो ये है तुम्हारा डेवलपमेंट। डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्या है, एक शॉर्ट कंसेप्ट है, डेवलपमेंट क्या है, एक लॉन्ग टर्म कंसेप्ट है तुम्हारा। ट्रेनिंग क्या है, बहुत शॉर्ट टर्म प्रोसेस है, 2 दिन गए 4 दिन गए काम आ गया। लेकिन डेवलपमेंट क्या है, छुपी एबिलिटीज़ को बाहर निकालना, उसको निखारना और अच्छा करना, ये काफ़ी एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है तुम्हारा। तो आज इतना ही हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा बात मुझे आज आप लोगों से ये करना था कि आप लोगों का फ़ीस जमा करने का डेट आ गया हुआ है, ठीक है, तो फीस जमा कर देना रहेगा। दूसरा चीज़ मैं आप लोगों को चीज़ बताने वाला था, आज आप लोगों का सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज़ सुन लो, ज़रूरी है। आप लोगों का सिलेबस नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद दिसंबर और जनवरी हम लोग को रिवीजन करना रहेगा, ठीक है। दिसंबर और जनवरी जो बिहार बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं इनका एग्ज़ाम होता है फरवरी में, तो ऑब्वियस बात है सिलेबस एटलीस्ट 2 मंथ्स पहले कंप्लीट करवाना होगा, और वो कंप्लीट हो भी जाएगा। CBSE में रिवीजन थोड़ा ज़्यादा रहेगा, तो CBSE में तो चलो मार्च में एग्ज़ाम होगा, तो आप लोग का 3 मंथ्स रिवीजन होगा हम लोग का, नवंबर तक सिलेबस कंप्लीट होगा। और अभी हमारा जून स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर इस बीच में मेरे भी एग्ज़ाम्स होंगे, तो और हॉलीडेज़ भी आए, छुट्टियाँ भी हैं, तो मान के चलो कि 1 महीना 1.5 महीना हमारा ऐसे बीच में जाने वाला है। तो मान के चलो कि अभी हम लोग के पास जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर 6 महीना होता, तो 6 महीने के बाद मान के चलो आप 4.5-5 महीना मान के चलो, ठीक है, 4.5 से 5 मंथ आप मान के चलो। इस बीच में आपका अकाउंट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, आपका इकोनॉमिक्स में 28 चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा, और BST भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसका 3 मंथ्स का रिविज़न का टाइम पीरियड है हम लोग का। इसीलिए जो कोचिंग का जो हम लोग का फ़ीस का स्ट्रक्चर था 8,000 था, तो मैंने बोला था कि आपको 2 महीने 2-2 हज़ार रुपये देने रहेंगे, और उसके बाद का रेस्ट मंथ 1-1 हज़ार। तो देखो मतलब ये 4 महीने ऐसे लग जाएंगे, 5-6 महीना आपका ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए फ़ीस भी टाइमली कंप्लीट हो जाना चाहिए आप लोगों का, ताकि हम लोग फिर आगे पढ़ सकें। तो आप लोग फ़ीस अब देख लेना, 7 तारीख तक आपका लास्ट फ़ीस जमा था लमसम सारे बच्चों का, तो आज 2 तारीख है, तो कोशिश करना कि 5-6 दिन में ना फ़ीस जमा हो जाए। और फीस अब ऑफलाइन में भी आप मेरे से मिल के मेरे को जमा कर सकते हो। भगवानपुर में अब तो रोड्स ट्रांसपोर्टेशन भी खुल गया हुआ है, या अगर ऑनलाइन ट्रांसफ़र करना है तो ऑनलाइन ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हो। तो गार्जियंस लोगों को बोलना शुरू कर दो, ठीक है, 6-7 तारीख तक आप लोग का फ़ीस आ जाना चाहिए। और अकाउंट्स तो खैर चलिए रहा आप लोगों का। अगर अकाउंट्स में दिक्कत है तो बताना, मैं अकाउंट्स का क्लास में आप लोगों का रेगुलर भी करवाने के लिए बोलूँगा सर को। तो आप लोग मेरे को ना व्हाट्सएप पे एक बार मैसेज भेज देना कि अगर अकाउंट्स रेगुलर हो जाए। और कोचिंग्स, प्राइवेट कोचिंग्स तो अभी गवर्नमेंट अलाउ किया नहीं है खोलने को, तो प्राइवेट कोचिंग खुलने का तो बात ही दूर का बात है। जुलाई में मोस्ट प्रोबेबली खुलेगा, और जुलाई में भी मेरे खुलेगा तो मेरे एग्ज़ाम्स हैं वो भी होंगे, तो जब खुलेगा तभी कोचिंग खैर स्टार्ट किया जाएगा।
इसीलिए आप लोग अब फीस का आप लोग देख लेना, फीस आप लोग जमा कर देना अपना। और बाकी कोई दिक्कत अगर डाउट अगर हो रहा हो नोट्स बनाने में लिखने में ना कि छूट जा रहा है बना नहीं पा रहे हो, तो वो भी मेरे को मैसेज कर देना, मैं आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो चलो स्टूडेंट, आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, बाकी फिर अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। चलो ठीक है, फिर अगले लेक्चर में हम लोग मिलते हैं फिर।